ताइवान पर अमेरिकी रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 2025 में चीन और ताइवान के बीच टेंशन बढ़ेगा। चीन कर सकता है ताइवान पर बड़ा अटैक। चीन ताइवान तनाव को टियर 1 कैटेगरी में रखा गया है। दोनों देशों में तनाव अमेरिका के लिए बड़ी चिंता का सबब है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। और आइए अब आपको डिटेल में बताते हैं कि अमेरिका की इस रिपोर्ट में आखिर क्या है, इसमें कहा क्या गया है, यानी एग्जैक्ट खबर आखिर है क्या। 2025 में ताइवान पर कब्जे का जिक्र आखिर क्यों और कैसे किया गया है, ये देखिए। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन CFR की ये 2025 की रिपोर्ट है जिसमें इन तमाम बातों का जिक्र है। अब CFR की ये रिपोर्ट आखिर कहती क्या है, ये देखिए। रिपोर्ट में दुनिया में तनाव और युद्ध वाले क्षेत्रों की चर्चा की गई है। बताया गया है कहां कहां तनाव, कहां कहां युद्ध और कहां क्या होने वाला है, आसार क्या है। CFR रिपोर्ट में टियर के लिहाज से खतरे को बांटा गया है, टियर 1, टियर 2, टियर 3, इस तरह से लेवलिंग की गई। चीन ताइवान तनाव को टियर 1 कैटेगरी में रखा गया है, यानी सबसे ज्यादा तनाव 2025 में इस फ्रंट पर हम देख सकते हैं। टियर 1 का मतलब है जहां युद्ध का सबसे ज्यादा खतरा है। और अब वो कौन सा फ्रंट है? चीन ताइवान का फ्रंट है। विदेश मामलों पर अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल है CFR, और वो इस खतरे की तरफ सीधे इशारा कर रहा है। 2025 में चीन और ताइवान के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। ताइवान पर चीन का सैन्य आर्थिक दबाव बढ़ा है, इस बात का जिक्र किया गया है। दोनों में तनाव बढ़ना अमेरिका के लिए बड़ी चिंता का सबब है, ये CFR की रिपोर्ट कहती है। चीन की वजह से यहां गंभीर संकट पैदा हो चुका है। चीन जिस तरह से अपनी एक्सपेंशन की पॉलिसीज को आगे बढ़ा रहा है, ताइवान को लेकर जो चीन का रुख है उसकी एक तरह से इस रिपोर्ट में भी पुष्टि हो रही है। अब आपको दिखाते हैं कि CFR रिपोर्ट में कैसे चीन ताइवान तनाव में इस युद्ध क्षेत्र को एक तरह से टियर 1 में रखा गया है। ये आप जरा समझिए, ये देखिए। टियर 1 में रखा गया है चीन और ताइवान को। ये चीन का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी थिंक टैंक CFR की ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है, और कुल मिलाकर कहा यह गया है कि चीन ताइवान में युद्ध तय है। 2025 में इस फ्रंट पर कुछ बड़ा हो सकता है, ये साफ तौर पर कहा गया है। तो टियर 1 में रखा गया है चीन ताइवान के फ्रंट को, और आसार इस बात के जताए गए हैं कि युद्ध तय है 2025 में। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल AK सिवाच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, AVM OP तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। CFR की रिपोर्ट तो साफ कह रही है कि तनाव बढ़ा है और आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ेगा। टियर 1 कैटेगरी में इसे रखा गया है, यानी सबसे ज्यादा अब दुनिया के किसी हिस्से में युद्ध के आसार हैं तो वो है चीन ताइवान फ्रंट। कैसे देखते हैं आप इस नई जानकारी को? समीर, ये नई रिपोर्ट के बेसिस कई हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेस है कि चेंज ऑफ पैटर्न या चेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज ऑफ चाइनीज फोर्सेस, क्योंकि ये रिपोर्ट में इंडिकेट भी किया गया है कि चीन ने बहुत तेजी से अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव किया। चीन की जो आप कह सकते हैं कि जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो कैसे आइलैंड के ऊपर मूव करेंगी, कैसे लगातार उनकी पेट्रोलिंग बढ़ेगी, कैसे लगातार उनके जो एयरक्राफ्ट है ये दिख रहा है। दूसरा बड़ा जो इसका जो बेस आप कह सकते हैं वो है चीन लगातार जो प्रोडक्शन कर रहा है, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, चाहे वो उनके फाइटर जेट्स हो, या फिर वो दूसरे जो शिप्स हैं, वो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि चीन शायद लगता है लंबी तैयारी में लगा हुआ है। और ये तय है, ये अमेरिका को भी पता है, ये ताइवान को भी पता है कि चीन ऐसा कुछ करने जरूर जाएगा।
कब करेगा ये निश्चित तौर पर चीन को पता होगा, लेकिन चीन चाहता है कि वो धीरे धीरे यानी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखे। आप देखें कि पिछले 1-1.5 साल में हमने चीन की कई बड़ी एक्सरसाइजेस ताइवान के आसपास देखी, और ऐसा माना जाता है कि चीन जब भी एक्सरसाइज करता है और इसी के बेसिस पे चुपचाप कोई बड़े ऑपरेशन चलाता है। आपको ईस्टर्न लद्दाख का याद होगा, जब चीन ने इसी तरीके से एक्सरसाइज की थी और ये कहा था कि हमारी फोर्सेस हाई एल्टीट्यूड के लिए एक्सरसाइज कर रही है, और एकाएक वो ईस्टर्न लद्दाख में आगे बढ़ गया था। तो निश्चित तौर पर ऐसी स्ट्रैटेजी चीन कोशिश करेगा ताइवान के खिलाफ भी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखकर, लेकिन ये जरूर है कि इंडिकेट ये जरूर कर रही है हर रिपोर्ट, चाहे अमेरिका की हो, दूसरे देशों की, चाहे ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट हो, ये इंडिकेट जरूर कर रही है कि चीन शायद बड़े एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखकर बड़े अटैक करने की कोशिश कर रहा है ताइवान पर। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और AK श्रीवास्तव साहब, आप किस तरह से देखते हैं CFR की रिपोर्ट में जो नई जानकारियां दुनिया से साझा की गई हैं, वो सीधे तौर पर इशारा है कि टियर 1 कैटेगरी में सीधे सीधे चीन ताइवान फ्रंट को रखा गया है, यानी 2025 में यहां युद्ध छिड़ने के आसार हैं। तनाव वैसे भी काफी ज्यादा है चीन और ताइवान के बीच, लेकिन अब क्या हमला मुमकिन है चीन का? क्या युद्ध इस रीजन में शुरू हो सकता है? इसके आसार आपको भी दिखते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप देखें जिस प्रकार से चीन अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि बार बार अभी जो न्यू ईयर्स ईव पे भी एक प्रकार शी जिनपिंग ने जो पूरे देश को एड्रेस किया, उसने बोला रीयूनिफिकेशन ऑफ चाइना एंड ताइवान इज इनविटेबल, और ये होके रहेगा। और ऐसा लगता है कि लास्ट कुछ समय में जिस प्रकार से चीन इसकी तैयारी कर रहा है, उससे शक और बढ़ जाता है। जिस प्रकार से उसने अपनी एक एम्फीबियस कैपेबिलिटी को बढ़ाया। एक चीज मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, चीन ने 2 बार कोशिश की है ताइवान को लेने की। जैसे 1949 के बाद उसने एक बार ट्राई की थी 2 आइलैंड जो कि चीन मेनलैंड के नज़दीक हैं, जो किनमैन और मात्सू, मगर वो फेल हो गया था। और उसकी वजह ये थी कि चीन के पास एम्फीबियस कैपेबिलिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए ताइवान को लेके, क्योंकि सच्चाई है मेनलैंड से कनेक्टेड नहीं है। मगर अब उसने वो चीज़ को पूरा किया है। उसने अभी 4-5 चीज़ों से लगता है कि वो बहुत बड़ी तैयारी में है। एक तो उसने अपने जो एयरक्राफ्ट हैं उनको बढ़ाया है, एयर डिफेंस सिस्टम को बढ़ाया है, एम्फीबियस कैपेबिलिटी को बढ़ाया है। उसके बाद उसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो किया, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को भी डेटरेंट देने के लिए अमेरिका को वो भी बढ़ाया है। और जो भी उसने एक्सरसाइज की है, उसने एक्सरसाइज की है पूरे इलाके को घेरने के लिए। कहने का मतलब पहले टाइम में वो जो ईस्टर्न पोर्शन था ताइवान का, उस तरफ एक्सरसाइज नहीं करता था, अब वो वहीं से भी कर रहा है। तो और उसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी फैक्टर इन किया है कि अगर वो ताइवान पे हमला करता है, सरप्राइज अटैक भी, अमेरिका क्या दखल अंदाजी कर सकता है, अमेरिका के एसेट्स कहाँ हैं और अमेरिका के एसेट्स को वो कैसे न्यूट्रलाइज कर सकता है अगर अमेरिका इसके अंदर दखल अंदाजी करता है। तो मुझे लगता है ये वार गेमिंग कई बार चीन कर सका है, और चीन अपने आप को हर साल प्रिपेयर कर रहा है। कुछ ना कुछ 2025 में बहुत बड़ा होने वाला है चीन और ताइवान को लेके। बिल्कुल, इसके आसार आपको भी नजर आते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है इस फ्रंट पर, और CFR की रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि कर रही है। ताइवान के खिलाफ चीन की देखिए बड़ी तैयारी है। ताइवान के चारों तरफ घेराबंदी बढ़ा दी गई है। चाइनीज नेवी के जरिए ताइवान की घेराबंदी कर ली गई है। विशेष जहाजों के 5 बेड़े तैयार किए गए। ये देखिए ताइवान के चारों तरफ कैसे घेराबंदी बढ़ाई जा रही है। इससे जुड़ी तमाम खबरें इससे पहले भी सामने आई हैं। चाइनीज नेवी के जरिए ताइवान की घेराबंदी की गई है और विशेष जहाजों के 5 बेड़े को इसके लिए डिप्लॉय किया गया है। तो ताइवान के खिलाफ चीन की तैयारी क्या है, आइए जल्दी से इस पर एक नजर डालते हैं और उसके बाद फिर अपने मेहमानों का एक बार फिर रुख करेंगे। ताइवान पर समंदर के रास्ते हमले की तैयारी में है चीन। समंदर के रास्ते चीनी नौसेना ने हमले के लिए विशेष जहाज बनाए। ताइवान पहुंचने के लिए विशेष जहाज बनाए गए। विशेष जहाजों से टैंकों और तोपों को पहुंचाना आसान होगा। चीनी शिपयार्ड से भी हथियार पहुंचाने की तैयारी है। चीन ताइवान सीमा पर विशेष जहाजों को डिप्लॉय किया गया है। चीन ने विशेष जहाजों के कुल 5 बेड़े तैयार किए हैं। यानी तिवारी सर, चीन की तैयारी तो बड़ी नजर आ रही है। सिर्फ ऐसा लगता है
खबरों को देखकर, तस्वीरों को देखकर कि जिनपिंग की बस एक नोट का इंतजार है और उसके बाद सीधे हमला शुरू हो सकता है और इस फ्रंट पर भी वॉर छिड़ सकती है। लेकिन ताइवान की सबसे बड़ी ताकत आपको क्या नजर आती है जिसके दम पर वो चीन जैसे शक्तिशाली देश का मुकाबला कर सकता है या इसके बारे में सोच रहा है? समीर, ताइवान यूक्रेन नहीं है, ठीक है। ताइवान को पता था जब ताइवान में कौन रूल कर रहा है, इनके ही जो चीन के ही लोग थे। जब 1949 में जो कम्युनिस्ट पार्टी का जब कब्जा हुआ, हाँ। चीन के जो लीडर्स थे इसी ताइवान में शिफ्ट कर गए और ताइवान को उन्होंने इकोनॉमिक के रूप में इतना सक्षम, इतना आगे बढ़ाया कि विश्व में 20वें नंबर पर है। विदाउट ताइवान के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गई है। अब चाइना को जो देखिए, चाइना को ताइवान की जमीन नहीं चाहिए, ताइवान का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो जहाँ तक लड़ाई का सवाल है, जैसे बॉम्बिंग करके बर्बाद नहीं कर सकता। अब इसकी चाइना को अगर ताइवान को कब्जा करना है तो उसके अपने जवान वहाँ पहुँचाने पड़ेंगे। जवान पहुँचाने का तरीका एक होता है एयर ड्रॉप, दूसरा होता है शिप से गिराना। अब शिप की परेशानी ये है कि जो इसका वेस्टर्न कोस्ट है ताइवान का, वो शैलो है फॉर 1.5 माइल्स तक। तो 1.5 माइल्स तक शैलो है, ना शिप 1.5 माइल्स तक नहीं पहुँच सकती, जिसकी वजह से वो अपना टैंक पहुंचा सके। हाउएवर इसकी तरफ उन्होंने अपने नए वेसल जो तैयार किए हुए हैं, जो फोटो आई हुई है कि जो वेसल से ये टैंक आगे तक पहुंचा सकते हैं। तो लेकिन इसकी ताइवान को इसके बारे में पूरी तैयारी पहले से ही थी। तो ताइवान का जो डिफेंस है, इस स्पेसिफिक उनका क्या ऑफेंस हो सकता है, इस पॉइंट वाइज पॉइंट करके उन्होंने बनाया है। ऐसे एट रैंडम नहीं बनाया कि हम जहाज़ खरीद लें, ये खरीद लें। उनके पास छोटे स्केल की मिसाइल्स हैं जो जल्दी से मूव किया जा सकता है। उनका टारगेट वही है कि जो इनके पास तुरंत पहुंचना चाहें उनको हम बर्बाद कर सकते हैं। जहाँ तक ईस्टर्न कोस्ट ताइवान का सवाल है, वो तो काफ़ी दंट है, काफ़ी गहरा है। उस कोस्ट से कनेक्ट करने के लिए के पास टनल्स हैं और कुछ रिवर स्ट्रेट जहाँ रिवर ज्वाइन कर सकती है। वो रास्ते ताइवान के लिए बंद करना आसान होगा। अगर चाइना वहां तक पहुंच सकता है तो ताइवान अपने आप को, जो मेन उनका फॉर्मोसा जो उनका आइलैंड है, जो कैपिटल है, उसको सिक्योर करने के लिए वो बहुत ही सक्षम है। कुछ सदर्न एंड पर शिप में कुछ फिशिंग विलेजेस हैं जहां पर भी वो पहुंच सकता है। तो ताइवान को ये चीज़ें गार्ड करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ताइवान के जो लोग हैं उनकी मोटिवेशन हाई क्यों होगी, बिकॉज लड़ाई क्यों लड़ना है, उनको इसका कॉज से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें बचाना है। चाइना के जवानों में और इनके जवानों के मोटिवेशन में एक मेन अंतर होगा। लड़ाई खाली मशीन से नहीं हो सकती, लड़ाई लड़ने की क्या कारण है, तभी जवान आगे बढ़ता है, क्षमता बढ़ता है। तो ताइवान इससे मोटिवेटेड है। और ताइवान की जो मिसाइल्स हैं और जो उन्होंने सी के अंदर जो उन्होंने माइल्स लगा रखे हैं और जो तैयारी कर रखी है, चीन के लिए उतना आसान नहीं है। चीन हमेशा चीन के लिए उतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहा है। ये आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज। किस तरह से आप इस फ्रंट को देखेंगे 2025 में, क्या मुमकिन है? बहुत हद तक सीएफआर की रिपोर्ट क्लियर कर रही है, लेकिन आपका अपना आकलन क्या है? और ताइवान की जब हम ताकत की बात करते हैं तो अमेरिका जैसी बड़ी शक्ति ताइवान के साथ खड़ी नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, 20 जनवरी के बाद, क्या अमेरिका के रुख में ताइवान को लेकर कोई बदलाव मुमकिन है क्या, या फिर जिस तरह का साथ पहले मिला है वही जारी रहेगा? समीर, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। अमेरिकन पर्सपेक्टिव में आपने बात पूछी। पहले मैं चाइना और ताइवान के संदर्भ में बात करूंगा। पहली बात कि देखिए, ताइवान चाइना के लिए सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से या आप साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बात आती है कि जहाँ पे एक लार्जर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो जो पावर्स, दूसरी पावर्स है, चाहे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, या जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के देश हैं, जो चाइना से एक तरीके से फियर्स है उनके डिस्प्यूट्स हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, वाटर डिस्प्यूट्स हैं, उसको लेके ये सारे जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ हैं वो बहुत कॉन्शियस है चाइनीज एक्सपेंशनिस्ट और रिविजनिस्ट अप्रोच को लेके, जो 1949 के बाद से शुरू हुआ, जो रिपब्लिक ऑफ ताइवान को चाइना के संदर्भ में ये बात आई। अब जो सीएफआर रिपोर्ट की बात कर रहे हो, ये एक तरीके से एक फियर साइकिल क्रिएट किया जा रहा है और इस फियर फैक्टर को कि चाइना पूरी तैयारी कर रहा है, चाइना अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर रहा है। आपने देखा कल भी वहाँ पे 8 उन्होंने अपने टैंक भेजे और बार बार वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो ये एक फियर फैक्टर क्रिएट किया जा रहा है इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ में, जापान को लेके, ऑस्ट्रेलिया, बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की आप सोइए मत, आप कॉन्शियस रहिए। चाइना अपनी नीति को, एक्सपेंशनिस्ट नीति को गिव अप नहीं कर रहा और इस नीति को, इस सीएफआर रिपोर्ट को अगर प्रमोट कर रहा है और पब्लिश
डिसाइड कर रहा है तो अमेरिका का पूरा इसमें योगदान है। इसका कारण यह है, अमेरिका का क्यों योगदान है कि अमेरिका चाहता है कि जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं, जो लार्जर हैं, जो उनकी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, क्वाड का जो क्रिएशन किया है, वो सतर्क रहे चाइना की एक्सपेंशनिस्ट और रिविजनिस्ट पॉलिसी को लेके, चाहे वो फिलीपींस हो, ताइवान, वियतनाम हो, ये सारे कंट्रीज को लेके, इंडिया को भी इसमें वो शामिल करते हैं। अब बात आती है कि ट्रंप के आने से ये इस नीति में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, मेनली जो पॉलिसी डिसाइड होती है, सिक्योरिटी पॉलिसी जो होती है, वो पेंटागन से होती है या फिर वहाँ पे जो उनका फॉरेन स्टेट डिपार्टमेंट है वो करता है। इससे ट्रंप के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रंप का स्टेटमेंट कल देखेंगे, उन्होंने ग्रीनलैंड की बात की। ग्रीनलैंड के लिए जो एक ड्रीम है अमेरिका का अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए, उन्होंने कहा या तो हम फोर्स यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको खरीदने का हम प्रयास करेंगे इकोनॉमिक दृष्टि। तो अमेरिका का जो पॉलिसी रहेगा ताइवान और बाकी कंट्रीज में कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी रहेगा। कैरेट पॉलिसी ये रहेगा कि इंसेंटिव दिया जाएगा कंट्रीज को, इकोनॉमिक इंसेंटिव इंडिया को भी दिया जाएगा, बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को, कि आपकी जो डिपेंडेंसी है चाइना पे वो कम हो जाए। स्टिक पॉलिसी ये रहेगा कि अगर आप साथ नहीं देंगे तो हम फोर्स का इस्तेमाल या आप पे सैंक्शंस लगाएंगे या आपके टैरिफ हाइक कर देंगे। ये टैरिफ हाइक भी एक इस दृष्टि से। तो चीन के लिए जैसे ताइवान है, अमेरिका के लिए जैसे ग्रीनलैंड है, रशिया के लिए जैसे यूक्रेन है, ऐसे ही ये एक पर्सपेक्टिव है, ये ग्लोबल प्रेजेंस को मजबूत करने का ये तरीका है। और सीएफआर जैसी रिपोर्ट्स एक तरीके से फियर फैक्टर्स क्रिएट करके इस स्ट्रेटजी को जो लार्जर कह रहे हैं कि सीएफआर की रिपोर्ट में जिस बात का जिक्र है और जो बातें कही गई हैं, दुनिया के सामने लाई गई हैं, वो एक तरह का फियर फैक्टर क्रिएट करने की भी कोशिश हो सकती है। वहीं ताइवान बॉर्डर के पास पीएलए की तैनाती बढ़ी है। ताइवानी बॉर्डर के पास हाल में कई सैन्य अभ्यास हुए हैं। पिछले साल 3000 से ज्यादा बार ताइवानी एयर स्पेस में चीनी विमान घुसे। जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने। पिछले साल यानी साल 2024 में 3000 से ज्यादा बार एयर वायलेशंस हुए हैं। ताइवानी एयर स्पेस में चीनी विमान दाखिल हुए। तो ताइवान को लगातार घेर रहा है ड्रैगन। कैसे? आइए इसकी पूरी डिटेल हम आपके सामने रखते हैं। ताइवान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी जिनपिंग के मुल्क ने की है। ताइवान के चारों ओर नाकाबंदी जैसा माहौल पैदा कर दिया गया है। ताइवान के बॉर्डर के पास पीएलए की तैनाती भी बढ़ गई है। ताइवानी बॉर्डर के पास हाल में कई सैन्य अभ्यास हुए, कई वॉर प्रैक्टिसेस को अंजाम दिया गया। कुछ विमान मध्य रेखा को पार करके ताइवान के अंदर दाखिल हुए। सैन्य प्रदर्शन से ताइवान को डराने की कोशिश की गई। ताइवानी एयर स्पेस में खास बात यह है कि लगातार घुसपैठ हमने बीते साल में देखी। 2024 में 3020 बार घुसपैठ हुई। 2023 में 1703 बार घुसपैठ की गई। 2022 में 1717 बार घुसपैठ की गई। 2021 में 972 बार घुसपैठ की गई। ये पूरा आंकड़ा हमने द गार्डियन के हवाले से आपके सामने रखा है। तो लगातार ये जो घुसपैठ हो रही है, ये जो एयर वायलेशंस हो रहे हैं, इसके पीछे मंशा क्या है, ये है बड़ा सवाल। और सिवाज साहब, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, ये जो लगातार एयर वायलेशंस हुए हैं, लगातार घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं, इसके जरिए चीन ताइवान को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जब भी हम चाहेंगे आक्रमण कर देंगे और ताइवान को अपना बना लेंगे? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, ये सच्चाई है कि चाइना का सबसे बड़ा मेन एम है किसी तरीके से ताइवान को यूनिफाइड करना चाइना के साथ। या तो वो प्रेशर डाल के हो जाए या वो इकोनॉमिक प्रेशर से हो जाए, नहीं तो अगर फोर्स भी यूज़ करनी पड़े तो चीन इसके लिए पीछे नहीं हटेगा और इसी की तैयारी कर रहा है। अगर आप ये देखें कि सबसे पहले ताइवान इम्पोर्टेंट क्यों है चीन के लिए, इसमें कोई शक नहीं। ताइवान जो है इंडो पैसिफिक के माउथ पे बैठा हुआ है और यही अमेरिका को डर है। अगर ताइवान का कब्जा कर लेगा चीन तो कल को फिर सेनकाकू आइलैंड ईस्ट चाइना सी में, फिर जापान पे, तो फिर ये सारी फ्रंट ही खुल जाएगी। इसलिए ये भी सच्चाई है कि यूएस भी इसको जानता है कि हो सकता है जिस प्रकार से चीन अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाता जा रहा है, हो सकता है ये एक सरप्राइज अटैक कर दे। तो इसको काउंटर करने के लिए उसके पास भी उसने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप यूएसएस ईजनहावर हरदम परमानेंटली वहाँ रखा हुआ है। अब मैं देखता हूँ कि ताइवान ने क्या तैयारी की है
कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। देखो, ताइवान को एक चीज़ पता है कि मेनलैंड से कनेक्टेड नहीं है ताइवान चाइना से। अगर चाइना को हमला करना है तो उसको एम्फीबियस या एयर ड्रॉप करने पड़ेंगे। एयर ड्रॉप वो नहीं कर सकता क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम जो दिया हुआ है ताइवान को अमेरिका ने, चाहे वो आपका पेट्रोइड मिसाइल है या बेसिकली थर्ड है टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, उसको नहीं पेनिट्रेट कर सकते जो एयर पावर है चाइना की। तो ज़्यादातर ये एम्फीबियस ऑपरेशन का डर है। इसके लिए अगर आप देखें ट्रेनिंग कर रहा है वो, चारों तरफ से घेरने की, इसको आइसोलेट करने की, इसके लॉजिस्टिक को कट करने की, अगर लंबा लड़ाई भी चलता है तो ताइवान को सोफन अप करने की, साइबर वारफेयर की, बिल्कुल स्पेस वारफेयर की। तो ये एक बहुत ही, हम एक मैप दिखा रहे हैं, मैं चाहूंगा एक बार फिर से वो मैप जरा दिखाया जाए, उससे बहुत हद तक क्लैरिटी हो रही है कि चीन और ताइवान की पोजीशन क्या है। ये देखिए, ये मैप चीन और ताइवान की पोजीशनिंग देखिए। ताइवान का ताइपे जो है वो भी हमने ब्लिंक कराया है। एक तरफ आपको साउथ चाइना सी नजर आएगा यानी दक्षिण चीन सागर, और दूसरी तरफ पूर्व चीन सागर। यूएस मिलिट्री बेस कहां पर है वो भी हमने आपके लिए बिल्कुल यहां पर तैयार किया है कि आपको पोजीशनिंग समझ में आए कि बीजिंग कहां है और किस तरह से ताइवान पर लगातार ताइवान की चारों तरफ से घेराबंदी की कोशिश चीन करता आया है, और यूएस मिलिट्री बेस कहां पर है। जी श्रीवास्तव साहब, पूरी करें अपनी बात। देखो, मैं यही कह रहा हूं समीर की एक चीज ध्यान रखनी है कि जो चीन की स्ट्रेटेजी है, हर साल वो अपने आप को मजबूत कर रहा है और इतना तैयार कर रहा है कि कैसे हमला ताइवान पे करेगा। इसलिए उसने जो ईस्टर्न पोर्शन है ताइवान, जहां पर वो पहले एक बार एक्सरसाइज नहीं करता, वहां भी कर रहा है। इसका मतलब वहां से भी वो कहीं ना कहीं एम्फीबियस ऑपरेशन कर सकता है। तो एक प्रकार अपने आप को भरपूर तैयार कर रहा है। मगर अमेरिका को भी ये मालूम है कि अगर ताइवान चीन के हाथ में आ गया तो फिर ये जो इंडो पैसिफिक के अंदर जो खतरा है, चाहे वो साउथ कोरिया को है, चाहे वो जापान को है, और आगे आने वाले टाइम में बाकी जो साउथ ईस्टर्न एशिया में बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो वो भी ये चीज़ को हल्के में नहीं ले रहा। और जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि इसकी मिलिट्री बेस गुआम में, वो दूर हैं। अब उसको जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप और ताइवान को इतना मजबूत करना है कि अगर चीन हमला करता है तो इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताइवान को कि उसको वो एक प्रकार से नकारा कर सके। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मजबूत ताइवान को करना है, और ये फिलहाल एम नजर आ रहा है क्या अमेरिका का। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन ताइवान पर हमला इतना आसान भी नहीं है क्योंकि इसके सामने अमेरिका खड़ा है, और अब ट्रंप के आने से चीन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। चीन पर वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बहुत हमलावर रुख अख्तियार किए हुए थे अपने पहले कार्यकाल में। जिनपिंग के सामने ट्रंप की चुनौती, ट्रंप की वापसी चीन के लिए बड़ा चैलेंज है। चीन के खिलाफ सख्त रहे डोनाल्ड ट्रंप। पहले कार्यकाल में उन्होंने कई सख्त फैसले किए थे। ट्रंप ने चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध शुरू किया, चीनी आयात पर भारी आयात शुल्क लगा दिया। 2018-19 में 380 अरब डॉलर का आयात शुल्क लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने। आयात शुल्क से चीन को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ, और अब 20 जनवरी के बाद एक बार फिर अमेरिका का सिंहासन डोनाल्ड ट्रंप के सुपुर्द है। ऐसे में चीन को लेकर उनका रुख क्या होगा? तिवारी साहब, क्या किसी बड़े बदलाव की उम्मीद आपको इस फ्रंट के मद्देनजर, चीन ताइवान फ्रंट के मद्देनजर नजर आती है क्या? देखिए समीर, ट्रंप ने पिछले टेन्योर में क्या किया था और अगले टेन्योर में क्या करेंगे, और जो फॉरेन पॉलिसी है इसका अभी संजय साहब ने पूरा डिटेल कर दिया कि पॉलिसी हमेशा इतनी जल्दी चेंज नहीं होती कि जिसको बढ़ाया जा सके। लेकिन जो भी जैसे कहा कि ये फियर साइकोसिस, जो अलग रिपोर्ट देके फियर साइकोसिस कब्जा किया जा रहा है, ताकि जो यहाँ के जो देश हैं, चाइना के बॉर्डर वाले देश हैं, जापान हो या फिलीपींस हो या ताइवान हो, ये सब अपने को मजबूत करने की कोशिश करेंगे ताकि इनके लिए जो डर है वो चाइना है। ये बात बुरी तरीके से उनको कन्विंस किया जा रहा है। तो ये पॉलिसी क्या करेंगे उन्होंने, जो ट्रंप का जैसा लगता है जैसे पिछले जन्म में था, इसकी जितनी पॉलिसी जो है चाइना अमेरिका के अपने पर्सनल अमेरिका के सिटीजन के पक्ष में तभी जीत के आया है। अब जितने भी ये इनके ऊपर टैक्स लगाता है उस इनकम तो अमेरिका का ही होता है।
तो ये ट्रंप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे 20 तारीख से, लेकिन एक ये सोचे कि हम पॉलिसी बिल्कुल अब्रप्ट चेंज हो जाएगी, ये चेंज तो नहीं होगा, लेकिन झुकाव और जिनका जो विचार है इसके चाइना के प्रति और ट्रंप में, उसमें जल्दी चेंज नहीं आएगा। वो अपने आप को अमेरिका को और सक्षम करने के लिए, तो अभी आजकल सक्षम करने का तरीका क्या है, जो आपके दुश्मन ऊपर उठ रहे हैं उनको कमजोर करो और खुद सक्षम नहीं आ रहे हो। तो चीन को कमजोर करने की कोशिश अमेरिका की हमेशा ही रहेगी, भले ही ताइवान को फुल सपोर्ट करना पड़े। ताइवान अपने आप में भी सक्षम है, लेकिन अमेरिका, अगर ताइवान पर चाइना ने अटैक किया तो मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकता कि अमेरिका इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें अवश्य इन्वॉल्व होगा। ये इन्वॉल्व होने के बाद से युद्ध एक बहुत विराट रूप ले सकती है, जो काफी आगे डैमेज कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही। सुमित, आपको क्या लगता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अभी तक की पॉलिसीज का अगर हम जिक्र करें, उसकी ओर देखें, तो साफ नजर आता है कि वो युद्ध के खिलाफ रहे, जहां युद्ध चल रहे हैं वहां पर भी रुकवाने की वो बात करते हैं, लेकिन चीन के इरादों को भांपते हुए अगर एनालाइज किया जाए कि चीन वाकई ताइवान पर अटैक कर देता है, तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की भूमिका क्या हो सकती है? देखिए समीर, ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि अगर आप चीन की स्ट्रेटजीज को भी देखें तो आपको समझ में आएगा चीन भी लड़ाई के मूड में नहीं है। चीन की लगातार पिछले 5 दशकों में सेनाओं ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है और कभी भी उनको वॉर एक्सपीरियंस नहीं रहा है, लेकिन एक चीज जिसमें चीन बहुत अच्छी से महारत हासिल करता है वो है साइकोलॉजिकल प्रेशर या डराने की आपकी स्ट्रैटेजी। हांगकांग का एग्जांपल आप देख लीजिए, और अभी भी चीन वही कर रहा है। चीन ने पिछले 10 दिनों के अपने आंकड़े ताइवान स्टेट के निकाले, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने पिछले साल जो 60 के करीब हमने जो आपका जो एयरक्राफ्ट सॉर्टीज की थी वो 75 कर दिए ताइवान की तरफ। 10 दिनों का मैं आपको बता रहा हूं 2025 का। नेवल का जो 30 था वो हमने जो नेवल सॉर्टीज है वो 60 कर दिए हैं। तो और दूसरी तरफ अपने जो प्रोडक्शन है, अपनी डिफेंस प्रोडक्शन, उनके आंकड़े देख रहा है कि हमने इतने शिप बना लिए। तो एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और ये सब जानते हैं कि चीन का हर कदम सिर्फ और सिर्फ उसकी आर्थिक तरक्की से जुड़ा रहता है, आर्थिक कैसे बढ़ सकता है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी अगर उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो आर्थिक रूप से पहुंचाएंगे, क्योंकि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से चीन को ज्यादा कुछ चीन के पास है नहीं, और चीन वो उसको खोना भी नहीं चाहेगा। चीन हमेशा इंगेजमेंट करता है, प्रेशर डालता है और एक तरीके का आप कहते हैं भ्रमित करने की कोशिश करता है मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर, और यही चीन की स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है। बिल्कुल। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, आप इस पर कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे कि अगर ताइवान को लेकर खराब नियत के साथ चीन आगे बढ़ता है तो कुछ आर्थिक फैसलों से अमेरिका चीन को परेशान कर सकता है, लेकिन क्या यह वाकई चीन की मंशा पर लगाम लगाने के लिए काफी होगा ताइवान को लेकर? देखिए, ये बात साफ है, डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिकेट कर रहे हैं कि टैरिफ हाइक करना, अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी काफ़ी कुछ हद तक इकोनॉमिक जो डिपेंडेंसीज हैं चाइना पे, उसको कम करने के लिए इंडिकेशन कर चुके हैं। अमेरिका का देखिए 2 पॉलिसी है, एक है सॉफ्ट पावर पॉलिसी, जिसको हम कहेंगे कि कौटिल्य का जो अपने एनिमी, कौटिल्य जो कहते हैं एनिमी को कैसे डैमेज किया जाए। 3 फैक्टर बहुत बड़े हैं जो अमेरिका चाइना में और इस क्षेत्र में करने का कोशिश करता है। पहला, ह्यूमन राइट वायलेशन की बात हमेशा चाइना में भी उठाने की कोशिश करता है, निकालने की कोशिश करता है, चाहे वो सिंगजियांग प्रोविंस हो या बाकी क्षेत्र हो। दूसरा, डेमोक्रेसी के इश्यूज को लेके कि भाई जिस तरीके से वॉइस दबाई जा रही है लोगों की चाइना में, वो भी। और तीसरा जो फैक्टर है कि जो मिडिल किंगडम अप्रोच है चाइना का, और वो एक तरीके से जो पड़ोसी देश हैं जितने भी, खासकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और इवन मंगोलिया एंड ऑल दीज कंट्रीज, ये सब कंट्रीज बड़ा कॉन्शियस है चाइना की जो मिडिल किंगडम अप्रोच की, भाई कहीं ऐसा ना हो कि आज ताइवान कल बाकी जो क्षेत्रों को अपनी सुजनिटी को मजबूत करे, और वो फैक्टर। तो अमेरिका पहला स्ट्रेटेजी ये उपयोग कर रहा है, कई सालों से चल रहा है, तिब्बत को लेके, सिंकियांग को लेके, ताइवान को लेके और बाकी कंट्रीज को मोबिलाइज। दूसरा, हार्ड पावर स्ट्रेटेजी की जहाँ बात है, इसमें मैं कहूँगा कि मैं जो इकोनॉमिक टैरिफ्स हाइप करने की बात है, वो भी एक तरीके से मीजर्स हैं, सैंक्शंस हैं। मैं हार्ड पावर की कैटेगरी में रखूँगा कि एक टफ डिसीजंस लेके, जैसे ईरान को कंट्रोल करने का कोशिश किया, उसको लिमिट करने का, ऐसे ही चाइना को लिमिट करने का प्रयास करेगा। लेकिन दूसरा, जो मिलिट्री मोबिलाइजेशन की बात है, ये बात मान के चलिए कि अमेरिका किसी भी हद तक जाएगा ताइवान को इंडिपेंडेंट रखने का, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है इंडो पैसिफिक रीजन में, वो साउथ चाइना सी है। सारे कंट्री अमेरिका के साथ खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि उन्होंने कहा कि वी विल गिव यू फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, और हम उसको फ्री नेविगेशनल राइट्स देंगे आपको। और चाइना की ये एक कमजोर कड़ी है, क्योंकि कई चाइना का सारा जो ट्रेड होता है वो चाइना, साउथ चाइना सी के थ्रू, इंडियन ओशियन के थ्रू होता है, और वो मिडिल ईस्ट तक जाता है। तो चाइना की जो नर्व्स है उस पर अमेरिका सीधा
एज ए सॉफ्ट पावर और एज ए हार्ड पावर उस पर अटैक करता है और बाकी वर्ल्ड को अपने पक्ष में मोबिलाइज करने का कोशिश करता है। अब चाइना का क्या स्ट्रेंथ है ये बात मान के चलिए, चाइना इकोनॉमिक पावर है, डिपेंडेंसीज है, और चाइना न्यूक्लियर पावर, बड़ा और न्यूक्लियर पावर बनने का कोशिश कर रहा है, मिलिट्री पावर है। लेकिन क्या उसकी पार्टनरशिप है? देखिए रशिया के साथ उसकी कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं है, सिर्फ पार्टनरशिप है, वक्त की पार्टनरशिप है। क्योंकि रशिया भी जानता है कि चाइना बढ़ गया तो वही 1969-70 वाला इशू हो जाएगा और चाइना मजबूत हो जाएगा। तो रशिया कॉन्शियस है चाइना के इस सारी पॉलिसीज को लेके। ईरान निश्चित रूप से अगर ईरान को मैनेज मिडिल ईस्ट में कर दिया, वहीं पे एंगेज कर दिया, तो चाइना के साथ बहुत कुछ हद तक ईरान भी खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये बात मान के चलिए कि चारों तरफ से इसको हेजिंग किया जा रहा है चाइना को, अमेरिका और बाकी कंट्रीज को, इन पॉलिसीज को लेके, और उसमें अमेरिका बहुत कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हो रहा है कि चाइना अभी सी जिनपिंग के फर्स्ट और सेकंड टेन्यूर में एक तरीके से जो डेमोस्ट्रेट कर रहा था, अभी शांत है। ये भी चाइना का एक पॉलिसी है कि शांत रहो, शक्ति को अपने एक्वायर करो, और जब टाइम आएगा जब हम अटैक करेंगे तब हम ताइवान को लेंगे। 2025 नहीं, हो सकता है कि आते आते 2029-30 तक ये कमाल चाइना करने का। आप कह रहे हैं इसमें वक्त लग सकता है, 2025 नहीं, लेकिन होगा तो जरूर, इस बात की आशंका प्रबल नजर आ रही है। वहीं ताइवान को लेकर जिनपिंग की धमकी देखिए क्या है। ताइवान चीन को एक होने से कोई रोक नहीं सकता, ये कह दिया है शी जिनपिंग ने। चीन बहुत मजबूती के साथ अपने इरादे साफ कर रहा है। जिनपिंग सीधे सीधे कह रहे हैं ताइवान और चीन एक होकर रहेंगे। तो नए साल 2025 की आमद पर शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। ताइवान पर जिनपिंग की बड़ी धमकी क्या है, ये देखिए। ताइवान की आजादी का समर्थन करने वालों को वो चुनौती दे रहे हैं। चीन ताइवान को एक होने से अब कोई रोक नहीं सकता, एक देश होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यानी चीन ताइवान को अपने में मिला लेगा। ताइवान स्ट्रेट के दोनों तरफ के लोग एक परिवार के हैं, कोई भी हमारे पारिवारिक बंधन को तोड़ नहीं सकता, ये कह रहे हैं जिनपिंग। दोनों देशों के लोगों का मिलन होकर रहेगा। जो अल्फाज यूज किए गए हैं वो अक्सर तिवारी जी मोहब्बत में यूज किए जाते हैं, लेकिन यहां पर इन अल्फाजों के पीछे की मंशा जो है वो बड़ी खतरनाक है। देखिए ये कम्युनिस्ट पार्टी और इनका जो यूज़ किए हैं वर्ड्स, ये सही तो नहीं है। लेकिन एक बात तो सही है कि ताइवान में कौन है, ताइवान को वही रूल कर रहा है जो चाइना को पहले रूल कर रहे थे। अब मैं थोड़ा आगे जाने की कोशिश करूंगा। भले ही वो चाहते हैं कि हम ताइवान को चाइना में बदल रहे, लेकिन सिचुएशन, अगर इकोनॉमिक स्थिति इनकी थोड़ी बहुत खराब होती रही, ज़्यादा खराब होता रहा, हो सकता है ताइवान चीन पर कब्जा कर ले। ये वेरी वेरी हाइपोथेटिकल है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर 20-30 ईयर्स में भी ये भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती कि जिस तरीके से चाइना के अंदर अगर सिविलियन में अनरेस्ट हुआ, ये सामने आएंगे तो वो ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। तो ये बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल, मैं सपने ऐसे ही बात कर रहा हूँ। हो सकता है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी आप लोग निगोड़ नहीं सकते। ये चाहेंगे कब्जा करना, और ये एक हमेशा, जैसे अभी संजय जी बता रहे थे कि हमेशा चाहेंगे कि लोगों में एक दबाव बना रहे। लेकिन दबाव बनाने का ये तरीके से एक नुकसान भी होता है। इस दबाव की वजह से लोग अपने दूसरे जो अपोजिशन पार्टी है अपनों को मजबूत करने की कोशिश करती है। जैसे ताइवान की थोड़ी परेशानी है कि उनके हिसाब से जनसंख्या कम है, वो भी फॉरेन के लोग, उन्होंने एक पॉलिसी चालू करने की शुरू कर रहे हैं जो विदेश वालों को लेके जो 3 साल तक उनकी आर्मी में भर्ती हो जाएं, वो उनके सिटीजन बन सकते हैं। ताइवान में ऑलरेडी 9 लाख प्लस 9 to 10 लाख के फॉरेनर्स वहाँ ऑलरेडी हैं। वहाँ 3 लाख वियतनामीज हैं जिनको की वॉर का एक्सपीरियंस है। तो ताइवान अपनी पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रहा है। ठीक है, तैयारियों पर हमने बात की, लेकिन सिवाज साहब एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास वक्त भी अब कम बचा है। क्या ताइवान के लोगों को एक तरह का प्रलोभन है ये चीन का, शी जिनपिंग की तरफ से? देखो, सच्चाई यह है कि शी जिनपिंग ने मन बना लिया है कि भाई ताइवान को लेना है। हाँ। और अगर उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, कब लेगा ये समय बताएगा। मगर ये भी समझना चाहिए, ताइवान को भी पता है कि चीन ऐसा कर सकता है, अमेरिका को भी पता है चीन ऐसा कर सकता है। तो इसकी जो काउंटर स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी तरीके बनाई, और इतना आसान नहीं होगा चीन के लिए, क्योंकि ताइवान ने जो एयर डिफेंस सिस्टम है और एंटी एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए जो तैयारी की है वो काबिले तारीफ है। मुझे लगता नहीं कि चीन के लिए इतना आसान होगा। सर कि हम एक होकर रहेंगे, हम लोग तो एक जैसे हैं, एक दूसरे के दिलों में प्यार है। क्या ताइवान के लोग इस प्रलोभन में आ सकते हैं क्या? देखो, एक चीज तो मान के चलनी पड़ेगी
ताइवान के अंदर एक नेशनल हुड बहुत है। ये सोचना कि किसी समय ताइवान चीन का हिस्सा था, वो बहुत दूर चला गए। वो कम्युनिज्म है, ये डेमोक्रेसी है। मुझे लगता है कि ताइवान में लोगों को एक चीज़ बहुत पसंद है, इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी। मुझे लगता है उसके लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं और इसी का अमेरिका फायदा उठा रहा है। अमेरिका ने ताइवान को इतना सक्षम कर दिया है कि अगर चीन उसके ऊपर हमला करेगा तो चीन के लिए बहुत मुश्किल होगी। और यही नहीं कि अमेरिका उसको ऑन लुक कर रहेगा, अमेरिका डायरेक्टली इस लड़ाई में इन्वॉल्व होने तक की कार्रवाई कर सकता है। तो मुझे लगता नहीं कि चीन कुछ ऐसा करने में अभी तक सक्षम है। वो तैयारी करता रहेगा, वो प्रेशर टैक्टिक्स करता रहेगा, मगर जिस प्रकार से उसकी इकोनॉमी, सप्लाई चेन वहां से शिफ्ट हो रही है, जिस प्रकार से डिपेंडेंस है ताइवान से, उसका स्पेशली बिल्कुल सही बात है सिवाज साहब। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि फिलहाल जिनपिंग की तरफ से जिन बातों का जिक्र किया गया, उस प्रलोभन में, उस लालच में फिलहाल ताइवान के लोग नहीं आएंगे। वो चीन की तरफ उनका झुकाव नहीं हो सकता और इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां तानाशाही, ताइवान में डेमोक्रेसी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।